प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के कार्य व शक्तियाँ। जब व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियों की बात की जाती है तो इसमें सर्वप्रथम आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम व्यवस्थापिका के कार्य या शक्तियों की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें केवल भारत की व्यवस्थापिका की बात नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा वास्तव में क्या कार्य किए जाते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, हम इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियां समझाएंगे। अर्थात वास्तव में व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियों की जब बात की जाती है तो मेरे प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, चाहे अमेरिका की व्यवस्थापिका हो अर्थात कांग्रेस, चाहे भारत की संसद हो, ब्रिटेन की संसद हो, जापान की डायट हो या स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा हो या पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका क्यों ना हो, वास्तव में उन व्यवस्थापिकाओं के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, उनके क्या शक्तियां हैं, इन सब बातों को हम यहाँ ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम समझेंगे व्यवस्थापिकाओं के कार्य व शक्तियां। अब देखो मैंने यहाँ व्यवस्थापिका नहीं लिखा है, व्यवस्थापिकाओं के कार्य मीन्स पूरी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का आप अध्ययन कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत वास्तव में जो संसद हैं या व्यवस्थापिका है उसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, इस बात को हम ठीक से समझा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और यदि जिस रूप में मैं आपको समझा रहा हूं उस रूप में आप समझ जाते हैं, मैं दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की संसद व्यवस्थापिका के कार्यों का ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं और पूरी दुनिया में आप किसी भी देश की राज्य व्यवस्था की व्यवस्थापिका की तुलना दूसरे देश की व्यवस्थापिका से कर सकते हैं और इस आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा किस रूप में कार्य किए जा रहे हैं। आप ध्यान दें, देखिएगा, सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि व्यवस्थापिकाओं के कार्यों को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने विभिन्न बातें कही हैं। कुछ विद्वान व्यवस्थापिका को रबड़ की मुहर की संज्ञा देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? रबड़ की मुहर की संज्ञा देते हैं। कुछ विद्वान व्यवस्थापिका को बातूनी दुकानें कहते हैं और कुछ विद्वान इसे वास्तविक रूप में धोखाधड़ी का मंच कहते हैं। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग संबोधन किया है। किसके लिए? व्यवस्थापिका के लिए। अब चूंकि हमें तो आज केवल ये बात समझनी है कि व्यवस्थापिकाएं आखिर क्या कार्य करती हैं। देखिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जब व्यवस्थापिका के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ व्यवस्थापिका के कार्यों को दो भाग के आधार पर समझाऊंगा। अर्थात वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सुविधा के लिए, जिससे हम ठीक से व्यवस्थापिकाओं के कार्यों को समझ सकें, संसद के कार्यों को समझ सकें, कानून बनाने वाली संस्था के कार्यों को समझ सकें। और वो दो भाग हैं, नंबर 1 सरकारी या संवैधानिक या परंपरागत कार्य। पहला भाग हमने क्या बनाया है व्यवस्थापिका के कार्यों के लिए? सरकारी, संवैधानिक या परंपरागत कार्य। और दूसरा राजनीतिक व व्यवस्थाई और आधुनिक कार्य। तीन बातें होगी ना, राजनीतिक, व्यवस्थाई व आधुनिक कार्य। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि व्यवस्थापिका के कार्यों को आप ठीक से समझें,
सबसे पहले इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे, एक तरफ सरकारी कार्य, दूसरी तरफ राजनीतिक कार्य। ठीक है, अब देखिएगा वास्तव में यहां एक विद्वान है आमंड एवं पावेल, आप इस नाम से परिचित होंगे, जिन्होंने वास्तव में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दिया था। क्या बोला मैंने? आमंड एवं पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम प्रतिमान दिया था, जिसके द्वारा वास्तविक रूप में आमंड एवं पावेल ने पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचना और एक संरचना के कार्यों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। मतलब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संरचनाएं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रकार्यात्मक मीन्स एक संरचना के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। यहां वास्तव में आमंड एवं पावेल ने एक संरचना के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं इस बात को समझाने का प्रयास किया है। संरचनाएं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दबाव समूह, राजनीतिक दल, दुनिया भर की संरचनाएं होगी। तो इन संरचनाओं के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, आमंड एवं पावेल ने ये बात समझाने का प्रयास किया है। अब चूंकि आमंड एवं पावेल का नाम आज क्यों आ रहा है, हम तो अध्ययन व्यवस्थापिका कार्य शक्तियों कर रहे हैं भाई, इसलिए आया है क्योंकि व्यवस्थापिका भी तो क्या है, एक संरचना ही तो है। ठीक है भाई, आप ध्यान दें, व्यवस्थापिका एक क्या होगी, संरचना हो गई, ये एक संरचना हो गई। आप ध्यान दें, देखो आमंड एवं पावेल ने अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दिया और इसके आधार पर उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया कि एक संरचना के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। अब चूंकि व्यवस्थापिका एक संरचना होगी तो यहां भी हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, कार्यों का तो कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। अब एक बात मैं समझाऊंगा आपको यहां, और देखो आमंड एवं पावेल का कहना है कि एक संरचना के द्वारा देखो पूरी दुनिया में सबके ऊपर लागू होगा, सब संरचनाओं पर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, सब पे लागू होगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा निष्कर्ष है कि सबके ऊपर लागू होगा। ये कैसे? आमंड एवं पावेल कह रहे हैं कि एक संरचना क्या होगी, यहाँ व्यवस्थापिका संरचना होगी, नहीं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब चूंकि हम तो केवल व्यवस्थापिका कार्य को समझेंगे तो व्यवस्थापिका एक संरचना होगी। आमंड एवं पावेल कह रहे हैं कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, जिसे इन्होंने बहुप्रकार्यात्मक कार्य की संज्ञा दी है। बहु मीन्स अनेक, प्रकार मीन्स कार्य, प्रकार्यात्मक मीन्स कार्य, मतलब एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, अनेक, एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। अर्थात वास्तव में चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इसके द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। आमंड एवं पावेल कह रहे हैं ये बात। तो वास्तव में आप बताइए मुझे, व्यवस्थापिका का केवल एक कार्य है कि कानून बनाती है? ये नहीं, व्यवस्थापिकाओं के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। इसलिए आमंड एवं पावेल ने कहा है कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है, इसे ही कहते हैं बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? बहु मीन्स अनेक, बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत। तो आप चाहे व्यवस्थापिका के कार्यों का अध्ययन करें, कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करें, न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन करें, आप किसी की भी शक्ति का अध्ययन कीजिएगा, उस संरचना, उस पदाधिकारी के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाएंगे। एक कार्य नहीं बल्कि एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। यह एक सामान्यीकरण है। मैं क्या कह रहा हूं, ये एक सामान्यीकरण है। आमंड एवं पावेल ने वास्तविक रूप में ज्यादातर राज व्यवस्थाओं का अध्ययन कर कर ही निष्कर्ष निकाला है कि सभी देशों की राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं में सभी संरचनाओं के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। तो यहां भी यही बात आ रही है ना, दो पार्ट बना दिए हमने, सरकारी कार्य और राजनीतिक कार्य। अगर मान लो व्यवस्थापिका एक ही काम करती है तो केवल हम यही कहते हैं कि विधायी कार्य बस कानून बनाती है। ये सामान्य रूप में आपसे पूछा जाता है कि व्यवस्थापिका कार्य क्या है, आप कह देते कानून बनाना। लेकिन केवल इतने से काम चलेगा क्या? व्यवस्थापिका केवल कानून बनाती है और कार्य नहीं करती? यस, अनेकों कार्य करती है। इसलिए तो आमंड एवं पावेल ने कहा ना, बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत या बहुप्रकार्यात्मक कार्य। ठीक है, हालांकि यहाँ कार्य शब्द प्रकार्य में ही आ जाता है, लेकिन हम यहाँ इसको ये कहेंगे बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत।
ठीक है भाई, ये हो गया बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत। मतलब एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। तो इसी ही बात को अमर्त्य पावेल की इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम व्यवस्थापिका के इन दोनों प्रकार के कार्यों को समझेंगे। अब चलिए इधर देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो सरकारी कार्य किए जाते हैं या जो संवैधानिक कार्य किए जाते हैं या जो परंपरागत कार्य किए जाते हैं, तीन नाम हो गए ना, सरकारी कार्य, संवैधानिक कार्य या परंपरागत कार्य। वास्तव में आज व्यवस्थापिकाएं ये कार्य केवल औपचारिक रूप में कर रही हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ये कार्य केवल औपचारिक रूप में कर रही हैं, अर्थात वास्तव में सरकारी कार्यों के क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है। क्या, इनका प्रभाव कम होता जा रहा है। किसमें, संवैधानिक कार्य, सरकारी कार्य वास्तविक रूप में इसके द्वारा कम किए जाते हैं, या इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाएं धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। ठीक है, दो बातें हो गई। औपचारिक अर्थात सरकारी कार्यों के दृष्टिकोण के संदर्भ में आप ये कहेंगे कि आज व्यवस्थापिकाएं सरकारी कार्यों को केवल औपचारिक रूप में कर रही हैं, केवल औपचारिक रूप में कर रही हैं। इसी के साथ में इस क्षेत्र में इनका प्रभाव कम होता जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इधर आइए, अब व्यवस्थापिकाओं के जो दूसरे कार्य हैं, राजनीतिक व्यवस्थाई कार्य, वास्तविक रूप में आज व्यवस्थापिकाएं ये कार्य अनौपचारिक रूप में कर रही हैं। मतलब वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, और राजनीतिक कार्यों के क्षेत्र में व्यवस्थापिकाएं आधुनिक समय में प्रभावशाली हो गई हैं। अर्थात वास्तव में आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा राजनीतिक कार्य प्रभावी रूप में किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी कार्य इतने प्रभावी रूप में नहीं किए जा रहे हैं। आज सरकारी कार्य औपचारिक रूप में किए जा रहे हैं व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, और राजनीतिक कार्य अनौपचारिक रूप में किए जा रहे हैं। मतलब ये कार्य वास्तविक रूप में केवल दिखावे के रूप में ही हो रहे हैं, जबकि राजनीतिक कार्य वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। ये बात पूरी दुनिया के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, केवल भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। चाहे भारत की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, जापान की डायट का अध्ययन कीजिएगा, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा का अध्ययन कीजिएगा, ब्रिटेन की संसद का अध्ययन कीजिएगा, दुनिया की किसी भी देश की व्यवस्थापिका का आप अध्ययन कीजिएगा, वास्तविक रूप में ये बातें सब पर लागू होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के सरकारी, संवैधानिक या परंपरागत कार्य। इसमें मैंने आपके लिए 6 बिंदु बनाए हैं कि सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा सरकारी या परंपरागत कार्य के अंतर्गत 6 कार्य किए जाते हैं पूरी दुनिया में। नंबर 1 विधायी कार्य, नोट कीजिएगा। नंबर 1 विधायी कार्य। वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं का एक परंपरागत कार्य है कि सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं किसी न किसी रूप में कानून अवश्य बनाती है, चाहे औपचारिक रूप में ही सही, लेकिन वास्तविक रूप में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में जब तक संसद की सहमति नहीं मिल जाती है, संसद किसी विधेयक को पास नहीं कर देता है, तब तक एक विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। चाहे आप भारत की संसद की बात करें, ब्रिटेन की संसद की बात करें, अमेरिका की कांग्रेस की बात करें, अर्थात अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, और चाहे जापान की डायट की बात करें, जापान की डायट मीन्स जापान की व्यवस्थापिका का नाम डायट है, और चाहे स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा की बात करें, मतलब स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय सभा है। वास्तव में इन सबके द्वारा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको डायग्राम के माध्यम से, आप इस आधार पर पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं कि वहां व्यवस्थापिकाएं क्या कार्य करती हैं। तो वास्तव में इनके द्वारा भाई विधायी कार्य तो किया ही किया जाएगा। वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो कानून बनाना ही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आधुनिक समय में मैंने कहा है
कि व्यवस्थापिकाएं सरकारी कार्य बहुत कम करती हैं, औपचारिक रूप में करती हैं। अब विधि निर्माण संबंधित कार्य वैसे तो व्यवस्थापिका करती है, परंतु सच्चाई ये है कि यहाँ व्यवस्थापिकाएं तो केवल रजिस्ट्रेशन करने वाली मशीनें बन के रह गई हैं। व्यवस्थापिकाएं तो केवल रबड़ की मोहर बन के रह गई हैं। वास्तविक रूप में किस प्रकार के कानून बनाए जाने हैं यह तो पहले ही कार्यपालिका के द्वारा तय कर लिया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा तय कर लिया जाता है। और वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा जो तय किया गया है कि इस रूप में कानून बनाया जाएगा, उनके द्वारा वास्तविक रूप में संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। संसद में उनका बहुमत होता है, संसद के अंतर्गत उसके द्वारा पारित कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में थोड़ी भिन्नता अवश्य होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। परंतु वास्तविक रूप में विधि निर्माण से संबंधित कार्य की बात आती है तो इसमें आज हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के बनिष्पत कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। कार्यपालिकाएं जैसा चाहती हैं वैसे ही कानून बनाए जाते हैं। इसलिए विधायी कार्य वास्तविक रूप में यह एक औपचारिक कार्य है। व्यवस्थापिकाएं पूरी दुनिया में कानून बनाने के क्षेत्र में इतनी प्रभावशाली नहीं है, परंतु कानून बनाने संबंधित कार्य आखिर में हम ये कहेंगे कि व्यवस्थापकों के द्वारा किया ही जाता है, चाहे औपचारिक रूप में किया जाए, दिखावे के रूप में किया जाए, चाहे रबड़ की मोहर ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी हम कहेंगे किसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो पहला कार्य क्या होगा? विधायी कार्य। दूसरा वित्तीय कार्य। ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के सरकारी या संवैधानिक या परंपरागत कार्य के अंतर्गत दूसरा कार्य आएगा वित्तीय कार्य। अब आप देखिएगा, वित्तीय कार्य का मतलब भाई पूरी दुनिया में जहां लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं हैं, वास्तव में जब तक व्यवस्थापिका की सहमति नहीं मिल जाती है तब तक सरकार, कार्यपालिका सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। और जो बजट होता है, मतलब आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, वो बजट कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं? आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, वो बजट कहलाता है। और जो बजट होता है वास्तविक रूप में बजट की स्वीकृति कौन देता है? व्यवस्थापिका ही तो देती है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक व्यवस्थापिका अपनी सहमति नहीं देगी तब तक सरकार एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती है। तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा वित्तीय कार्य भी किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और अंतिम रूप में हम ये कहेंगे कि चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए आप यहाँ ये ध्यान देंगे कि दूसरा कार्य व्यवस्थापिका क्या हो गया? वित्तीय कार्य, अर्थात वित्त से संबंधित कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, जो किसके? सरकारी कार्य में आएगा। अब यहाँ भी ये बात आ गई क्या कि वास्तविक रूप में ये कार्य औपचारिक रूप में ही होता है। आज इस क्षेत्र में व्यवस्थापिका कमजोर होती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है। कैसे? वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा जो आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया है, जो बजट तैयार किया गया है, बजट का जो प्रारूप तैयार किया गया है, व्यवस्थापिका में उसे जैसे प्रस्तुत किया जाएगा तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाएं उसे स्वीकार करती हैं, उसे पारित करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अविश्वास का मतलब है सरकार का गिर जाना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकार गिर जाए। इसलिए मंत्रिमंडल ने जिस रूप में उसको संसद में प्रस्तुत किया है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहां भी शक्तिशाली कौन हो गया? कार्यपालिका। ठीक है भाई। तीसरा कार्यपालिका संबंधी कार्य, नोट कीजिएगा। तीसरा क्या है? कार्यपालिका संबंधी कार्य। अब व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या करती हैं? ध्यान देंगे। देखो, पूरी दुनिया में आप किसी भी राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, व्यवस्थापिकाएं वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। क्या कहा मैंने? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। क्यों? जैसे यहाँ संसद है, कांग्रेस है, डायट है, राष्ट्रीय सभा है। संसदें वास्तविक रूप में कार्यपालिका के सदस्यों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वास्तविक रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ में वास्तविक रूप में
जो कार्यपालिका का मुखिया होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का कार्य कौन करती है? कांग्रेस ही तो करती है। तो कांग्रेस के व्यवस्थापिका ही है। हमारे भारत में भी वास्तविक रूप में महाभियोग का कार्य कौन करेगा? संसद ही तो करेगी। अरे भाई, यही क्या है? व्यवस्थापिका वास्तविक रूप में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। यही है कार्यपालिका संबंधी कार्य। अगला न्यायिक कार्य। चौथा है व्यवस्थापिका का सरकारी, संवैधानिक या परंपरागत कार्य क्या है? न्यायिक कार्य। अब देखिएगा भाई, आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन कीजिएगा, भाई व्यवस्थापिकाओं के द्वारा न्यायिक कार्य अवश्य किए जाते हैं। कैसे? देखो, हम हमारे भारत की बात करें तो वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं, और चूंकि संसदात्मक मॉडल अपनाया गया है हमारे यहाँ, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही निकलता है और संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है कि नहीं? अब राष्ट्रपति को बताइए, मुझे समाधान का अधिकार है या नहीं? यस, राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार है। वह किसी अपराधी को पूर्ण रूप में क्षमादान दे सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, उसके दंड को स्थगित कर सकता है। तो राष्ट्रपति को जो ये शक्ति दी गई है, अब चूंकि राष्ट्रपति संसद का एक पार्ट है तो ये न्यायिक कार्य हुआ कि नहीं? तो इसलिए व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य भी करती हैं। हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति होता है, इसके ऊपर भी महाभियोग लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीनेट के द्वारा किया जाता है। नहीं भाई, कांग्रेस के 2 सदन हैं, कौन कौन? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में अमेरिका में भी व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक कार्य किया जाता है। अब पूरी दुनिया में भाई किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, किसी न किसी रूप में उसके द्वारा न्यायिक कार्य अवश्य ही किया जाता है। अगर स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा की हम बात करें तो चूंकि वहां संघीय स्तर पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार नहीं है, वास्तविक रूप में कार्य स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा के द्वारा किया जाता है, फिर न्यायिक कार्य हो गए वहां भी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में न्यायिक कार्य भी किया जाता है। तो ये हो गया व्यवस्थापिका का सरकारी, संवैधानिक या परंपरागत कार्य, जिसका चौथा प्रकार होगा ये। और पांचवा है निर्वाचन संबंधी कार्य। ध्यान दीजिएगा, सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं, चाहे भारत, ब्रिटेन की संसद हो, अमेरिका की कांग्रेस हो, जापान की डायट हो, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा हो, सभी के द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य किया जाता है। कैसे? आप देखिएगा, वास्तव में पूरी दुनिया में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन निश्चित रूप में संसद के द्वारा ही किया जाता है, व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात वास्तव में जो व्यवस्थापिका होती है, उसका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसका निर्वाचन तो स्वयं व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आप कह सकते हैं कि सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में निर्वाचन से संबंधित कार्य भी किया जाता है। इसके और भी कितने ही एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, परंतु समझने की दृष्टि से ये है, बहुत बात हो जाती है यहाँ। क्या करूँ मैं? इतना ही काफी है। बाकी और कितने ही क्षेत्रों में इसके द्वारा निर्वाचन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अगला है इसका परंपरागत कार्य, छठा, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ भी आपके लिए नोट कर दिया है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ये 6 कार्य हो गए, ये व्यवस्थापिका होगी, और यहाँ पर ये जो कार्य किए जाते हैं इनको आप लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप इसका एक चित्र बना सकते हैं। यदि एग्जाम में स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इस हिसाब से जो डायग्राम बनाया जा रहा है, इसके हिसाब से इसको समझा सकते हैं। और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो इससे बाहर एक ही प्रश्न बनने वाला नहीं है। ध्यान दें, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। देखो भाई, वास्तव में जितने भी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश हैं
उनकी जो व्यवस्थापिकाएं हैं वास्तव में समय और परिस्थिति और आवश्यकता के हिसाब से संविधान में संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि कानून जड़ नहीं हो सकता। व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तनशील है, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समस्याएं बदलती रहती हैं, आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो फिर बताइए संवैधानिक कानून में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत संविधान में ही किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया जाता है। अर्थात वास्तव में संविधान में संशोधन से संबंधित जो कार्य है वे व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। आप देखिएगा हमारे भारत के अंतर्गत जो हमारी संसद है अर्थात व्यवस्थापिका है, उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है नहीं? संशोधन किया जाता है। भाई हमारी संसद साधारण बहुमत से कुछ अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है, इसी के साथ में हमारी संसद विशिष्ट बहुमत से कुछ अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। इसका तीसरा प्रकार भी है जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में संसद का बहुमत और राज्य विधान सभाओं का समर्थन भी जरूरी होता है। परंतु प्रथम दो प्रकार हैं, इनमें तो केवल अकेली व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन कर रही है कि नहीं कर रही है? यस, अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जाता है, जापान में डायट के द्वारा, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा के द्वारा, अर्थात पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही संविधान में संशोधन से संबंधित कार्य किया जाता है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी व्यवस्थापिका के जो सरकारी संवैधानिक या परंपरागत कार्य हैं जिसको मैंने आपको 6 बिंदुओं के आधार पर समझाया है, ये 6 बिंदु आप समझ गए होंगे। तो एक पार्ट में तो हमने व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्य लिए। क्या लिए? परंपरागत कार्य लिए हैं जो कि किसी न किसी रूप में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा किए ही जाते हैं। अब ध्यान दें, देखो भाई ये 6 के जो कार्य हैं, क्या करें, ये 6 के 6 जो कार्य हैं वास्तव में आधुनिक समय में ये केवल औपचारिक रूप में किए जा रहे हैं, अर्थात वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाएं कार्य नहीं करती हैं, केवल औपचारिक रूप में कर रही हैं। इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है, इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाएं केवल औपचारिक कार्य करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आज व्यवस्थापिकाओं का पतन होता जा रहा है। अब ध्यान दें, जब व्यवस्थापिकाओं की पतन की बात आती है, हालांकि व्यवस्थापिकाओं के पतन के क्या कारण है इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन यहां भी आप समझिएगा कि ये कार्य कम किए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। आज व्यवस्थापिकाएं पूरी दुनिया में ये कार्य केवल औपचारिक रूप में करती है, 6 के 6 कार्य के लिए औपचारिक रूप में करती है, दिखावे के रूप में करती है। इस क्षेत्र में इनका प्रभाव कम होता जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओं का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। तो जो व्यवस्थापिकाओं के पतन की बात आती है ना भाई, वो केवल व्यवस्थापिका के सरकारी, संवैधानिक और परंपरागत कार्यों के बारे में कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। व्यवस्थापिका की जो पतन की बात की जाती है, यह व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है, वह केवल सरकारी, संवैधानिक और परंपरागत कार्यों के बारे में कहा जाता है, ना कि राजनीतिक कार्यों के बारे में। ये विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं। व्यवस्थापिकाओं के पतन की जैसे ही बात करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो सब कार्यों को एक मान लेते हैं। नहीं भाई, सब कार्यों को एक नहीं मानना है। यह पतन की बात केवल इसके सरकारी, संवैधानिक, परंपरागत कार्यों पर लागू होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक कार्य तो वास्तविक रूप में करती हैं। इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ चढ़कर ये कार्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया है। अर्थात जैसे ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओं के दिन लद चुके हैं, कि आज पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम होता जा रहा है, व्यवस्थापिकाओं का पतन होता जा रहा है, व्यवस्थापिकाओं का कोई महत्व है ही नहीं, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के ऊपर यह निष्कर्ष लागू नहीं हो सकता। ये बात आपके सामने मौजूद है कि व्यवस्थापिकाओं का प्रभाव कम हो रहा है, पतन होता जा रहा है, इसकी शक्तियां कम होती जा रही हैं, तो ये केवल इसके ऊपर लागू, इसके मीन्स सरकारी, संवैधानिक और परंपरागत कार्यों के ऊपर ही लागू होगा। अब चलिए इधर, इसका दूसरा जो व्यवस्थापिका का कार्य है वो होगा राजनीतिक व व्यवस्थाई कार्य या आधुनिक कार्य, या आधुनिक कार्य। अब ध्यान दें, देखो पूरी दुनिया में वास्तव में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा
राजनीतिक व व्यवस्थाई या आधुनिक कार्य प्रभावी रूप में किए जा रहे हैं। ये केवल औपचारिक रूप में नहीं किए जा रहे हैं, वास्तविक रूप में कार्य किए जा रहे हैं। आज वास्तव में पूरी दुनिया में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा ये जो 4 बिंदु मैंने आपके लिए बनाए हैं, वास्तव में ये चारों कार्य प्रभावी रूप में किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाएं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं का पतन नहीं हुआ है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में व्यवस्थापिकाएं कमजोर हुई हैं, तो कुछ क्षेत्रों में व्यवस्थापिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। यह निष्कर्ष निकालना बचकानी बात होगी कि व्यवस्थापिकाओं का कोई महत्व नहीं है। नहीं, इस क्षेत्र में महत्व कम हो गया मानते हैं, लेकिन भाई राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रभाव महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इसे समझेंगे। ध्यान दें, राजनीतिक व्यवस्थाई कार्य या आधुनिक कार्य क्या क्या है। नंबर 1, प्रतिनिधित्व का कार्य। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में, यहां मैंने आपके लिए दूसरा डायग्राम बनाया, व्यवस्थापिका होगी कांग्रेस, संसद, डायट, राष्ट्रीय सभा, मतलब राष्ट्रीय सभा स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका का नाम है, डायट जापान की व्यवस्थापिका का नाम है, कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम है, संसद ब्रिटेन और भारत की व्यवस्थापिका का नाम होगा। ठीक है, तो 4-5 देशों के आधार पर आप ये बात समझ सकते हैं। तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा जो पहला राजनीतिक कार्य किया जाता है वह प्रतिनिधित्व का कार्य किया जाता है। क्या बोला मैंने? प्रतिनिधित्व का कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं वास्तविक रूप में जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। वास्तविक रूप में अगर ये व्यवस्थापिकाएं जनता के प्रतिनिधि या जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य नहीं करेंगी तो वास्तविक रूप में जनहित में कार्य नहीं किया जा सकता है। तो वास्तव में व्यवस्थापिकाएं इस बात को ध्यान में रखती हैं, सभी विधायक, सांसद इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम इस रूप में कार्य करें जिससे कि वास्तविक रूप में हम एक अच्छे, सच्चे, ईमानदार, देशभक्त प्रतिनिधि के रूप में हमारी छवि उभर कर सामने आई। जब इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि के द्वारा कार्य किया जाता है तो वही कार्य उसका प्रतिनिधित्व का कार्य कहलाता है। तो वास्तविक रूप में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत व्यवस्थापिकाओं के द्वारा यह कार्य किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य ही किया जाता है। हालांकि ये बात सत्य है कि कहा यह जाता है कि वास्तव में व्यवस्थापिकाएं सच्ची प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि आज भी व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत उच्च कुल के लोग, संपत्तिशाली लोग, सम्मानित लोग ही पहुंच पाते हैं। परंतु भाई आज हम देखें तो औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के प्रभाव के कारण, दलीय व्यवस्था के उद्भव के कारण वास्तव में कमजोर तबके के लोग भी, गरीब लोग भी, अशिक्षित लोग भी, प्रभावहीन लोग भी किसी न किसी रूप में संसद के सदस्य बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ठीक है, सच्चे अर्थ में चाहें व्यवस्थापिकाएं जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही हों, लेकिन आज आधुनिक समय में इसमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य हुआ है। अर्थात सभी क्षेत्रों से, सभी धर्मों से, सभी भाषा भाषियों से किसी न किसी रूप में लोग चुन करके आते हैं, संसद में स्थान ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज व्यवस्थापिकाएं धीरे धीरे सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत लंबी बातें हैं, हम चाहें तो इस एक बिंदु पर अलग से 1 घंटे का वीडियो भी बन सकता है, परंतु उसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ सामान्य रूप में बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरा कार्य क्या है भाई?
हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ये। व्यवस्थापिका का दूसरा जो राजनीतिक कार्य है वो है हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण का कार्य, जो कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझना बहुत जरूरी है। कैसे? देखो, समाज में विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। सभी हित समूहों के अपने अपने हित होते हैं। अब सभी हित समूह के अपने अपने हित होते हैं, तो हितों से संबंधित संघर्ष होता है। तो इन हितों का जो स्वरूपीकरण होता है वह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही होता है। अर्थात सभी हित समूह, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने अपने क्षेत्र की मांगों को व्यवस्थापिका के सामने रखते हैं। ये तो विधायक रखेंगे, सांसद रखेंगे, लेकिन हित समूह वास्तविक रूप में राजनीतिक दल को चूंकि चंदा देते हैं, तो उनका प्रयास होता है कि हमारे हितों के अनुरूप कानून बनाए जाएं। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, इन सभी के द्वारा किसी न किसी रूप में जो हितों का स्वरूप है वह व्यवस्थापिका के सामने स्पष्ट किया जाता है। सभी के हितों को व्यवस्थापिका के सामने रखा जाता है। जो सभी के हितों को व्यवस्थापिका के सामने रखा जा रहा है वो होता है हित स्वरूपीकरण और दूसरा हित समूहीकरण। इसका मतलब क्या है कि सभी हित समूह के अपने हित अलग अलग हैं। अब उन हितों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो वास्तव में ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं, उन हितों में जो संघर्ष हो रहा है, तो उन हितों के संघर्ष में सामंजस्य बिठाने का कार्य व्यवस्थापिकाएं करती हैं। जो हितों में सामंजस्य बिठाने का कार्य किया जा रहा है वह हितों में सामंजस्य बिठाना, हितों के संघर्ष को कम करना, वही कहलाता है हित समूहीकरण। मतलब विभिन्न प्रकार के हितों का समूहीकरण किया जाता है। अर्थात वहां ये देखा जाता है कि वास्तविक रूप में किस हित की पूर्ति पहले की जाए, किस मांग को पहले स्वीकार किया जाए, और विभिन्न हितों को वास्तविक रूप में एकत्रित किया जाता है और उनमें सामंजस्य बिठाया जाता है, उन हितों में समन्वय किया जाता है और उसके आधार पर वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था के द्वारा, जिसमें व्यवस्थापिका आती है मुख्यतः, उसके द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं। तो वास्तविक रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ये दो कार्य अवश्य किए जाते हैं, हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण। क्या? हित समूहीकरण। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरा जो राजनीतिक कार्य व्यवस्थापिका का क्या हो गया? हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण। फिर से समझा रहा हूं, हित स्वरूपीकरण मीन्स व्यवस्थापिका में विभिन्न प्रकार के जो हित होते हैं उनका स्वरूप स्पष्ट किया जाता है कि भाई इस हित समूह की ये मांगे हैं, इस दबाव समूह की ये मांगे हैं, स्पष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही जो विभिन्न प्रकार के हित रखे गए हैं उन हितों का समूहीकरण किया जाता है कि जो विभिन्न प्रकार के हित हैं उन हितों में एक जैसे हित हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है और अलग अलग हित हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है और उसके बाद में उनमें सामंजस्य बिठाया जाता है और उसके आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये हो गया व्यवस्थापिका का दूसरा राजनीतिक कार्य। तीसरा है व्यवस्थापिका का राजनीतिक कार्य राजनीतिक समाजीकरण व शिक्षण का कार्य। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण और शिक्षण से संबंधित कार्य अवश्य किया जाता है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो समाजीकरण का अर्थ समझें। समाजीकरण का सीधा सा अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया। क्या? सीखने की प्रक्रिया। अब राजनीतिक समाजीकरण का मतलब क्या होगा कि राजनीति के बारे में जो मूल्य हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से, जैसे एक पीढ़ी हम हो गए, दूसरी पीढ़ी हमारे विद्यार्थी हो गए, तो हमारे विद्यार्थी हमसे राजनीति के बारे में
क्या कुछ सीख रहे हैं। मान लीजिएगा मैं कक्षा के अंतर्गत हमेशा राजनीति के बारे में चर्चा चलाऊं कि आज राजनीति में सभी लोग घोटाले करते हैं, सभी राजनेता ईमानदार हैं या बेईमान हैं, जो भी चर्चा मैं चला रहा हूं, तो उसका प्रभाव मेरे विद्यार्थियों पर अवश्य ही पड़ेगा। तो वास्तव में राजनीति के प्रति एक व्यक्ति विशेष की क्या मनोवृत्ति बनती है, क्या प्रवृत्ति बनती है, वास्तव में राजनीति के बारे में क्या सीख रहा है, अच्छी बातें सीख रहा है या बुरी बातें सीख रहा है, यही राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। वास्तविक रूप में जिस देश की जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी, क्या कहा मैंने, जिस देश की जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी, वास्तविक रूप में वहाँ राजनीति का समाजीकरण भी उसी अनुरूप होगा। हम भारत की बात करें तो भारत में राजनीति को पेशा समझा जाता है, अर्थात यहाँ की जो राजनीति की शैली है वो राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं। राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं तो फिर राजनीति का समाजीकरण कैसे होगा? बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी यही सीखेंगे कि राजनीति को पेशा बना रखा है लोगों ने, तो जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी उसके अनुरूप ही राजनीतिक समाजीकरण होगा। अब वास्तव में व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक समाजीकरण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रूप में कार्य करती हैं। वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों के द्वारा किस रूप में कार्य किया जाता है, जनता के सामने किस रूप में प्रस्तुत होते हैं, चुनाव लड़ते समय वो किन साधनों का प्रयोग करते हैं, ये सब बातें जनता के द्वारा देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो उसी के अनुरूप राजनीति के बारे में उनकी प्रवृत्ति बन जाती है, मनोवृत्ति बन जाती है। वास्तविक रूप में उनसे राजनीति के बारे में वो क्या मूल्य सीख रहे हैं, यही राजनीतिक समाजीकरण है। अर्थात जिस रूप में राजनेता जनता के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जनता उसी अनुरूप उनसे सीख रही है, यही राजनीतिक समाजीकरण है। दूसरा है शिक्षण का कार्य। वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा शिक्षण संबंधित कार्य भी किया जाता है। समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के समय वास्तविक रूप में उम्मीदवार जनता के सामने जाते हैं, राजनीति के बारे में उनको किसी न किसी रूप में शिक्षा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति में सहभागी होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के साथ में व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत जो विचार विमर्श होता है, जो वाद विवाद होता है, उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और जनसाधारण बुद्धिजीवी वर्ग जब उनका अध्ययन करते हैं तो किसी न किसी रूप में उन्हें राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक समाजीकरण व शिक्षण से संबंधित कार्य भी करती हैं। और चौथा है पर्यवेक्षण, संवीक्षण व निगरानी का कार्य। ध्यान देंगे, आधुनिक समय में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में संपूर्ण राज्य व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था में जितनी भी संरचनाएं उन सभी का पर्यवेक्षण करती हैं, संवीक्षण करती हैं और निगरानी रखती हैं। जैसे मैं कहूँगा कि व्यवस्थापिकाएं वास्तविक रूप में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पर्यवेक्षण और निगरानी करती है। हाँ, न्यायपालिका की निगरानी, पर्यवेक्षण, संवीक्षण केवल तभी किया जाएगा जबकि न्यायपालिका के द्वारा देश के विरुद्ध कार्य किया जा रहा हो, संविधान के विरुद्ध कार्य किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। तो वास्तव में व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका और न्यायपालिका की निगरानी करती हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, संवीक्षण करते हैं। वास्तविक रूप में तो व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका की निगरानी रखती हैं। क्या कहा मैंने? कार्यपालिका की निगरानी रखती हैं। यहां तक कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था में ऑल पॉलिटिकल सिस्टम,
के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं हैं, व्यवस्थापिकाओं को उन सब की निगरानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि हैं। व्यवस्थापिकाओं के सदस्य किसी न किसी रूप में, अंतिम रूप में जनता के प्रति ही तो उत्तरदायी होते हैं। जैसे कार्यकाल पूरा होगा, व्यवस्थापिका के सदस्यों को जनता के सामने जाना पड़ेगा ना, मत लेने के लिए, वोट लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं को इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रूप में कार्य करना ही चाहिए कि राज व्यवस्था में जितनी भी संरचनाएं हैं उन सब की निगरानी, पर्यवेक्षण और समीक्षण व्यवस्थापिकाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और वास्तविक रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा यह कार्य किसी न किसी रूप में अवश्य ही किया जाता है। ये 4 कार्य हो गए व्यवस्थापिका के, जिनको कि राजनीतिक कार्य या व्यवस्थाई कार्य या आधुनिक कार्य कहा जाता है। दुनिया की सभी देशों की राज व्यवस्थाओं के द्वारा ये चारों कार्य निश्चित रूप में किए जाते हैं। इसको भी आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चित्र नंबर 2 जिसमें हमने 4 बिंदु बनाए हैं 1 2 3 4, और इसके अंतर्गत जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है अमेरिका की कांग्रेस, ब्रिटेन भारत की संसद, जापान की डायट, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा। तो आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि इन सभी के द्वारा ये चारों कार्य किए ही जाते हैं। ये हो गया आपका व्यवस्थापिकाओं के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं। मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये 10 बिंदु आपके लिए इस रूप में तैयार किए हैं कि आप इन 10 के 10 बिंदुओं के आधार पर 6 + 4, ठीक है भाई, मतलब 6 तो इसके हो गए सरकारी कार्य, 4 हो गए इसके राजनीतिक कार्य, टोटल हो गए 10। इन 10 के आधार पर आप पूरी दुनिया की व्यवस्थापिकाओं के कार्यों और शक्तियों को ठीक से समझ सकते हैं। और इन 10 बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी देश की व्यवस्थापिका की तुलना दूसरे देश की व्यवस्थापिका से कर सकते हैं और ये बतला सकते हैं कि किस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा कौन सा कार्य कम या ज्यादा किया जा रहा है। हमने तो ये निष्कर्ष निकाला है कि पूरी दुनिया में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा सरकारी, संवैधानिक, परंपरागत कार्य औपचारिक रूप में किए जा रहे हैं, बहुत कम किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में इनका प्रभाव घटता जा रहा है, इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का पतन होता जा रहा है। मगर पूरी दुनिया में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा राजनीतिक या व्यवस्थाई या आधुनिक कार्य अनौपचारिक रूप में किया जा रहा है, वास्तविक रूप में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में व्यवस्थापिकाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली होती जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि ये कहना गलत है कि व्यवस्थापिकाओं का पूर्ण रूप में पतन हो गया। नहीं, आज भी व्यवस्थापिकाएं एक महत्वपूर्ण मंच हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि व्यवस्थापिकाओं का बने रहना अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका व्यवस्थापिकाओं के कार्य व शक्तियाँ। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।